नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में समाज के हाशिए पर रह रहे लोग, विशेष तौर पर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। मादिगा समुदाय के लोगों ने मंदा कृष्ण मादिगा के साथ सभा में हिस्सा लिया। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद अपनी दूसरी जनसभा में प्रधानमंत्री ने मादिगा समुदाय से किए गए राजनीतिक वादों पर खरा नहीं उतरने के लिए बीआरएस और केसीआर पर वार किए। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार की दलित बंधु योजना सिर्फ विधायकों के परिवार की योजना बनकर रह गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा का एक ही उद्देश्य है, वंचितों को वरीयता, जबकि बीआरएस सहित कांग्रेस दलित विरोधी मानसिकता से ग्रसित है। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक कांग्रेस ने विरोध ही किया है। वहीं हाल में ही इंडी अलायंस के नेता नीतीश कुमार ने विधानसभा में एक दलित नेता का अपमान किया। प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि भाजपा ही तेलंगाना में सामाजिक न्याय और विकास की गारंटी दे सकती है। साथ ही उन्होंने बीआरएस के भ्रष्टाचार और आम आदमी के गठबंधन के साथ कांग्रेस के गठजोड़ पर करारा वार किया। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की ओर से अल्पसंख्यकों के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी करने की भारतीय जनता पार्टी ने आलोचना की है। पार्टी महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस पार्टी पर वोट बैंक के लिए धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश के लिए जारी भाजपा के संकल्प पत्र में महिलाओं, किसानों, आदिवासियों, छात्रों और बेरोजगार युवाओं के लिए कई बड़े वादे किए गए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, भाजपा अकेली ऐसी पार्टी है जिसने संकल्प पत्र को अपने रोड मैप का जरिया बनाया और इसे जमीन पर उतारने का काम भी किया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का विकास तेजी से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के कल्याण के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के धार में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं कि दीपावली के बाद देश भर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का बीज बोने वाली कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मनावर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने लोगों से एक बार फिर से शिवराज सिंह सरकार बनाने की अपील की। अमित शाह ने इस बार मध्य प्रदेश की जनता को बीजेपी सरकार को आशीर्वाद देकर 3 दिवाली मनाएगी ये कहा। अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर अमित शाह ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। अमित शाह ने कहा कि शिवराज सिंह के सरकार द्वारा जारी तीर्थ यात्रा योजना को कमलनाथ सरकार ने रोकने का काम किया था। उन्होंने कहा कि अगर शिवराज सिंह की सरकार बनी तो लोगों को सरकार की तरफ से अयोध्या की यात्रा करने का मौका मिलेगा। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुके दिग्विजय सिंह ने गुना में चुनावी रैली की। यहां फतेहगढ़ में उन्होंने बमोरी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ऋषि अग्रवाल के समर्थन में वोट देने की अपील की। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की भूखी भ्रष्ट सरकार है जो केवल और केवल राजनीति के लिए काम करती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नशा, बेरोजगारी, पलायन एक आम बात हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज्य में अटल जी और पीएम मोदी का सपना साकार नहीं होने दिया और राज्य की जनता को अंधकार में धकेल दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस की नीयत और भ्रष्टाचार को समझ गई है, इसलिए अब की बार राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। राजस्थान में कांग्रेस के पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा, पूर्व विधायक अशोक तंवर, कांग्रेस के जयपुर से मौजूदा पार्षद राजू अग्रवाल समेत कई बड़े नेता भाजपा में शामिल हो गए। जयपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राजस्थान बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक नारायण पंचारिया और भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की मौजूदगी में ये नेता भाजपा में शामिल हुए। राजस्थान के दौसा जिले में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर भाजपा गहलोत सरकार पर लगातार हमलावर है।
बीजेपी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि बीते 5 वर्षों में कांग्रेस ने राजस्थान को जो कुशासन दिया है उसी का नतीजा है कि बेटियों से दरिंदगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि दौसा में 4 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात ने राजस्थान को एक बार फिर शर्मसार किया है। इस बेटी की चीखें तब तक प्रदेशवासियों के कानों में गूंजती रहेंगी जब तक कि अपराधियों को सजा नहीं मिल जाए। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि बीते 5 सालों में ऐसी घटनाएं लगातार क्यों बढ़ी हैं। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी की पार्टी की जिस राज्य राजस्थान में सरकार है वहीं 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। ऐसी शर्मनाक घटनाएं राजस्थान में आम बात हो गई हैं। शहजाद पूनावाला ने कहा कि जो प्रियंका गांधी राजस्थान में पर्यटन के लिए आती हैं उनसे भाजपा जानना चाहती है कि क्या वो पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगी और इस पर कोई कार्रवाई करेंगी या केवल कांग्रेस और प्रियंका गांधी केवल राजनीति के लिए लड़ सकती हूं का प्रयोग करती रहेंगी। राजस्थान के सांगोद से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री भरत सिंह ने अपनी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि अब ये कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। राजस्थान में कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने कहा कि उन्होंने कई बार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रश्न उठाए किंतु कुछ नहीं हुआ। ऐसे में भ्रष्टाचार की बात करना अब कोई मायने नहीं रखता। पूरा का पूरा राजनीतिक तंत्र भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजयेंद्र येदियुरप्पा को पार्टी की प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर उनके समर्थकों ने जश्न मनाया। कर्नाटक भाजपा का अध्यक्ष बनाए जाने पर बीवाई विजयेंद्र येदियुरप्पा ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया। कर्नाटक में बीजेपी का नया अध्यक्ष चुने जाने के बाद बीवाई विजयेंद्र येदियुरप्पा ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करती है। बीवाई विजयेंद्र येदियुरप्पा ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में देश भर में पीएम मोदी की लहर है और लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत उनकी प्राथमिकता होगी। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें भगवान राम और हिंदुओं से दिक्कत है। कांग्रेस का बगैर नाम लिए आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि राम मंदिर को रोकने के जो प्रयास हुए उसे सारी दुनिया जानती है। राम से नफरत कौन करता है और राम के प्रति श्रद्धा किसकी है, उन्हें नहीं लगता कि इस रहस्य पर कोई पर्दा है। पार्टी का हिस्सा होने का मतलब ये नहीं है कि सच को सच और झूठ को झूठ न कहा जाए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग हिंदू धर्म गुरुओं से नफरत करते हैं और ये नहीं चाहते हैं कि कोई हिंदू धर्मगुरु पार्टी में रहे। आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर भाजपा महासचिव तरुण चुग ने कहा कि ये जग जाहिर है कि कांग्रेस कैसे हमेशा सनातन और हिंदू धर्म का अपमान करती रही है। उन्होंने कहा कि अब उनके नेता ही कांग्रेस की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। असम में कांग्रेस के 2 प्रमुख नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। 2021 में बरहामपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले नौगांव जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुरेश बोरा और असम प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पोरिटुष रॉय ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आजम खान के रामपुर में स्थित दारुल अवाम दफ्तर को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही रामपुर के समाजवादी पार्टी कार्यालय को भी ताला लगाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव के कथित सहयोगी अमित कात्याल को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद अमित कात्याल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कात्याल राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो के करीबी सहयोगी होने के साथ साथ एके इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक भी हैं। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के परिगाम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। कश्मीर जोन पुलिस का कहना है कि पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा कार्रवाई की गई है। रॉडिक कंसल्टेंट्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजकुमार ने भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी की सराहना की।
डिजिटल इंडिया की महत्वपूर्ण पहलों पर जोर देते हुए रोटिक कंसल्टेंट्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजकुमार ने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत की प्रगति के प्रमुख उपलब्धियों को रेखांकित किया। पीएम नरेंद्र मोदी के जरिए लिखे गए गाने एबंडेंस इन मिलेट्स को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला है। इस गाने को फालू और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया है। दीपावली का उत्सव पूरे देश में शुरू हो चुका है। अयोध्या नगरी दीपोत्सव से जगमगा रही है। 22,23,000 दीप जलाए गए। इसके साथ ही राम की पैड़ी पर दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया गया। दीपावली के मौके पर अयोध्या में दीपोत्सव की दिव्यता और उसकी भव्यता को बढ़ाने के क्रम में म्यूजिकल लाइट एंड लेजर शो से भव्य अयोध्या जी की मनमोहक झलकियां आकर्षण का केंद्र हैं, जिसमें 3D होलोग्राफी, प्रोजेक्शन मैपिंग, इंटेलिजेंट लाइटिंग, थीमेटिक गेट्स, आर्टिस्टिक इंस्टॉलेशंस, कोरियोग्राफी, म्यूजिकल ग्रीन फायर क्रैकर शो शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली की पूर्व संध्या पर सरयू नदी के तट पर आरती की। भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम के मौके पर अयोध्या के रामकथा पार्क में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का चित्रण करने वाले कलाकारों का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के रामकथा पार्क में रामलीला के कलाकारों राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान को तिलक लगाया। उन्होंने अयोध्या के रामकथा पार्क में रामलीला देखने आए लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या को विश्व की सुंदरतम नगरी बनाना है। अयोध्या में सैंड आर्टिस्ट रूपेश सिंह के साथ ललित कला अकादमी के छात्रों ने भगवान श्री राम के बालकाल से लेकर लंका विजय तक के सफर को सैंड आर्ट के माध्यम से पेश किया। कार्तिक महीने में होने वाली हनुमान जयंती आज मनाई गई। प्रयागराज में काफी हर्षोल्लास के साथ हनुमान जयंती मनाई गई। केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स, डिज्नी और अमेजॉन जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मों को विनियमित करने के उद्देश्य से एक नए प्रसारण कानून का प्रस्ताव रखा है। मसौदा व्यक्तिगत सामग्री मूल्यांकन समितियों की स्थापना की वकालत करता है। गूगल अब एआई की दुनिया में भी अपने पैर मजबूत करने की तैयारी में है। गूगल चैटबॉट स्टार्टअप कैरेक्टर.ai में करोड़ों डॉलर का निवेश करने की योजना पर काम कर रहा है। यह स्टार्टअप मॉडल्स को प्रशिक्षित करने और यूजर्स की मांग को पूरा करने के लिए पूंजी जुटाना चाहता है। उच्चतम न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी के कारोबार और माइनिंग के नियमन के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए केंद्र और अन्य को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल या आभासी मुद्राएं हैं जो केंद्रीय बैंक से नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से संचालित होती हैं। मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज ने O2 रिन्यूएबल एनर्जी का 26% अधिग्रहण किया है। कंपनी ने इसकी जानकारी दी। भारतीय दवा निर्माता ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि उसने पहली किस्त में SPV की इक्विटी शेयर कैपिटल का 26% हासिल किया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने बढ़ती ब्याज दरों की लागत और कांग्रेस में राजनीतिक ध्रुवीकरण का हवाला देते हुए शुक्रवार को अमेरिकी सरकार के ऋण पर अपने दृष्टिकोण को स्थिर से नकारात्मक में बदल दिया। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3 नवंबर को समाप्त सप्ताह में $4.7 अरब बढ़कर $590.78 अरब के 7 हफ्ते के उच्च स्तर पर पहुंच गया। इससे पिछले सप्ताह में भी विदेशी मुद्रा में $2.6 अरब की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड ने 30 सितंबर 2023 को समाप्त 3 महीनों के वित्तीय नतीजों का ऐलान किया है। इन नतीजों में कंपनी ने अपने वित्तीय प्रदर्शन की जानकारी दी है। कोल इंडिया ने जुलाई सितंबर 2023 के तिमाही नतीजों का ऐलान किया है। इस ऐलान में कंपनी ने अपने वित्तीय प्रदर्शन की जानकारी दी है। कोल इंडिया ने नियामक फाइलिंग में कहा कि सितंबर तिमाही में उनका कुल मुनाफा 12% बढ़कर 6,799 करोड़ रुपए हो गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सितंबर 2023 में समाप्त तिमाही का आज ऐलान किया है। इस तिमाही में बीएसई का मुनाफा और रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। इस तिमाही में बीएसई का नेट प्रॉफिट 4 गुना बढ़ा है, वहीं रेवेन्यू भी 367 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप के चेयरमैन रंजन पाई ने बायजूज की सब्सिडियरी कंपनी आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड में डेविडसन कैंपनर का मौजूद डेट इन्वेस्टमेंट खरीदा है।
विमानन कंपनी एयर इंडिया और महाराजा का 7 वर्षों पुराना है। विमानन कंपनी के इस कनेक्शन को अब एक नया आयाम मिला है। एयर इंडिया के महाराजा को अब नए कलेवर में उतारा गया है। टिकाऊ उपभोक्ता कंपनियां प्रीमियम उत्पादों की ज्यादा बिक्री से रूबरू हो रही हैं और इस वृद्धि के बाद पहले के मुकाबले उपभोक्ताओं के लिए बेहतर वित्तीय विकल्प की उपलब्धता है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया कंपनी मेटा को उस अकाउंट का URL उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा है जिससे अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो साझा किया गया था। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार गोल्ड ETF की परिसंपत्ति आधार बढ़ी है। अक्टूबर में यात्री वाहनों की अभी तक की सबसे बेहतरीन बिक्री हुई है। अक्टूबर में खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 16% बढ़कर 3,89,714 इकाई रही। फलस्तीन के स्वास्थ्य मंत्री माई अल कैला ने बिजली कट जाने और अस्पताल में ऑक्सीजन और दवा की कमी होने के बाद गाजा के अल शिफा अस्पताल की ओर से तत्काल हस्तक्षेप का आह्वान किया। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि फलस्तीनी क्षेत्र में के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल परिसर में ईंधन खत्म होने के बाद शनिवार को परिचालन निलंबित कर दिया गया था। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीनी राजदूत इब्राहिम क्रैशी ने कहा कि जब आप नेताओं को कानून का सम्मान करते हुए देखते हैं तो ऐसे कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं जिन्हें लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब यूक्रेन या अन्य की बात आती है तो उन्हें पूरी तरह से लागू किया जाता है, लेकिन जब इजराइल की बात आती है तो हमें एक शर्मनाक स्थिति दिखाई देती है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने अपना बयान दोहराया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध नहीं जीतना चाहिए। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार रूस द्वारा यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के क्षेत्र पर हफ्तों में पहली बार मिसाइल हमला करने के कुछ घंटों बाद शोल्ज ने मलागा में यूरोपीय समाजवादियों की एक उत्साही सभा के सामने ये बयान दिया। ओलाफ शोल्ज ने अपनी मांग भी दोहराई कि यूरोपीय संघ पश्चिमी बाल्कन देशों को यूरोपीय संघ का हिस्सा बनने के अपने 20 साल पुराने वादे पर कायम रहे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने कहा कि बात करने के बजाय गाजा में संघर्ष पर कार्रवाई करने का समय आ गया है। मार्च में तेहरान और रियाद के बीच वर्षों की शत्रुता समाप्त होने के बाद से ये किसी ईरानी राष्ट्राध्यक्ष की सऊदी अरब की पहली यात्रा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी गाजा संकट पर एक असाधारण संयुक्त इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रियाद पहुंचे। राइसी सहित दर्जनों नेता शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं जिसमें गाजा में इजराइल के अभियान की कड़ी निंदा करने और वहां फलस्तीनियों के जबरन विस्थापन को रोकने का आह्वान करने की उम्मीद है। पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर के अनुसार चीन प्रस्तावित बेल्ट और रोड पहल की एक प्रमुख परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के सुचारू कार्यान्वयन से पाकिस्तान के लोगों को पिछले एक दशक में ठोस लाभ प्राप्त हुआ है। 2013 में लॉन्च किया गया CPEC दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को उत्तर पश्चिमी चीन के झिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में काशगर से जोड़ने वाला एक गलियारा है जो ऊर्जा, परिवहन और औद्योगिक सहयोग पर प्रकाश डालता है। कैलिफोर्निया के जैकुम्बा हॉट स्प्रिंग्स में सीमा की दीवार के खुले किनारे के माध्यम से दर्जनों प्रवासी मेक्सिको से अमेरिका में दाखिल हुए। अब कई महीनों से एक अस्थायी शिविर में प्रवासियों को पूर्वी सैन डिएगो रेगिस्तान में गुजरते हुए देखा गया है जहां वो सीमा गश्ती अधिकारियों द्वारा संसाधित होने की प्रतीक्षा करते हैं। दुनिया भर से शरण चाहने वालों की रिकॉर्ड संख्या से अभिभूत होकर अमेरिकी सीमा अधिकारियों ने अक्टूबर में सैन डिएगो क्षेत्र की सड़कों पर हजारों प्रवासियों को रिहा कर दिया है, जिनमें समुद्र तट के शहर ओशन साइड में लगभग 1400 लोग शामिल हैं। स्पेन में कार्यवाहक प्रधानमंत्री सांचेज के नए कार्यकाल के लिए तैयार होते ही प्रदर्शनकारियों ने मैड्रिड में आगजनी की। पेड्रो सांचेज के कार्यकाल में ही जोन्स के साथ वो समझौता हुआ जिसमें स्पेन से अलग होने के कैटेलोनिया के प्रयास के लिए दोषी ठहराए गए लोगों को माफी देने वाला एक विवादास्पद कानून पारित करने की बात की गई। वनडे क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 93 रन से हरा दिया। इंग्लैंड की ओर से जीत के लिए मिले 338 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 43 ओवर 3 गेंद पर अपने सभी विकेट खोकर सिर्फ 244 रन ही बना सकी। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 337 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स ने 84
जो रूट ने 60 और जॉनी बेरेस्टो ने 59 रन की पारी खेली। पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। क्रिकेट विश्व कप के अपने आखिरी लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल के लिए अपनी तैयारी और मजबूत कर ली है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम ने 8 विकेट गंवाकर 306 रन बनाए थे, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 44 ओवर 4 गेंदों में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल मार्श ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 177 रन बनाए। स्टीव स्मिथ ने नाबाद 63 रन की पारी खेली। डेविड वार्नर 53 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश के लिए तौहीद इरदोई ने सबसे सर्वाधिक 74 रन की पारी खेली। वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से शॉन एबॉट और एडम जाम्पा ने 2-2 विकेट लिए। वहीं मार्कस स्टोइनिस को 1 विकेट मिला। आईसीसी विश्व कप में जीत के रथ पर सवार टीम इंडिया रविवार को अपने आखिरी लीग मैच में नीदरलैंड से भिड़ेगी। ये मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा टूर्नामेंट में भारत ने अब तक सभी मुकाबलों में जीत हासिल की है। नीदरलैंड के खिलाफ जीत दर्ज करके टीम इंडिया अपने जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहेगी। वनडे फॉर्मेट में नीदरलैंड्स के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी है। दोनों टीमें अब तक 2 बार भिड़ी हैं, जिसमें से दोनों मैच भारत के नाम रहे हैं। भारत के धीरज बोमादेवरा ने एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही धीरज पेरिस ओलंपिक कोटा भी हासिल करने में सफल रहे। YRF स्पाई यूनिवर्स ने दुनिया भर में लगभग 2400 करोड़ रुपए की कमाई की है। टाइगर 3 यशराज फिल्म्स की अगली स्पाई यूनिवर्स फिल्म है। टाइगर 3 12 नवंबर को थिएटर में प्रदर्शित होने वाली है। सलमान खान और कैटरीना कैफ ने नोट लिखकर दर्शकों से टाइगर 3 के स्पॉइलर को लीक न करने को कहा है। इस फिल्म में इमरान हाशमी भी है। तेलुगु अभिनेता और हास्य अभिनेता सुनील ममूटी की आगामी फिल्म टर्बो के माध्यम से अपना मलयालम डेब्यू करने वाले हैं, जिसमें सुनील ममूटी मुख्य भूमिका में हैं और इसका निर्देशन वैशाख ने किया है। फिल्म निर्माता किरण राव ने एक इवेंट में बॉलीवुड के मुद्दों पर बात की। साथ ही उन्होंने 2019 की फिल्म कबीर सिंह का उल्लेख किया। अभिनेत्री नयनतारा ने आरंभ के 6 साल पूरे होने पर एक भावुक नोट लिखा। नयनतारा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक नोट के साथ फिल्म का एक पोस्टर साझा किया, जिसमें वो खुद भी नजर आ रही हैं। सयामी खैर ने सयामी खैर और अभिषेक बच्चन स्टारर स्पोर्ट्स ड्रामा घूमर पर अपने चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाने के अनुभव के बारे में बात की। सयामी खैर ने घूमर में अपनी भूमिका को सबसे भावनात्मक रूप से थका देने वाले अनुभवों में से एक बताया। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के डीप फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को नोटिस भी भेजा है। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह ने कथित तौर पर मुंबई के गोरेगांव इलाके में अपने 2 अपार्टमेंट बेचे हैं। रणवीर सिंह फरहान अख्तर के निर्देशन में बनने वाली फिल्म डॉन 3 में अभिनय करने वाले हैं। 2006 में रिलीज हुई मूल डॉन में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और बोमन ईरानी ने भूमिकाएं निभाई थी। 2024 ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकन आधिकारिक तौर पर जारी हो गए हैं। रिकॉर्डिंग अकादमी ने 66वें वार्षिक पुरस्कार समारोह के लिए नामांकित व्यक्तियों की घोषणा की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।